जय सिया राम प्यारे बच्चों। वेलकम टू सिया राम ई लर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपकी अपनी फैमिली सिया राम ई लर्निंग में, जहां पर हम लोग लगातार आपको अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषय के लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं मुख्यतः आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर का क्लास लेके ह्यूमन ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से बात कर रहे थे भारत की प्रमुख प्रजातियों के बारे में या जनजातियों के बारे में, प्रजातियां नहीं जनजातियों के बारे में, जिसमें कुछ जनजातियों के बारे में बात हो चुकी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की एक और सबसे प्रमुख जनजाति, जिसका नाम है थारू। जैसे कि आप लोगों के बोर्ड पे लगा हुआ है थारू जनजाति। जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति जिसे संथाल के नाम से जानते हैं, तो अगर हम थारू की बात करें तो यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति के रूप में मानी जाती है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम ये जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि प्रमुख हेडिंग्स के तहत हम लोग इन चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका निवास क्षेत्र जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की परिस्थितियां में कहाँ पर निवास करती हैं, और इनका ये जो थारू नाम है यह क्यों पड़ा है या इन्हें थारू नाम से ही क्यों बुलाया जाता है। इसके बारे में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। अलग अलग इतिहासकारों ने थारू जनजाति के बारे में अलग अलग बातें बताई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे स्वभावतः अगर हम देखें तो जो थारू जनजाति है यह उत्तराखंड क्षेत्र में, जहाँ पर पर्वतीय ढाल होता है, जहाँ से पर्वत से नदियाँ मैदानों में मिलती हैं, वहीं भाबर और तराई का क्षेत्र पाया जाता है। तो वहीं पर थारू जनजाति निवास करती है। जैसा कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे भाबर और तराई का क्षेत्र क्या होता है। तो जहाँ पर पर्वत से नदियाँ उतरती हैं और जहाँ पर वह मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, वहाँ पर पर्वत से लाई हुई ढेर सारे कंकड़ पत्थर वो लोग जमा कर देते हैं। उसी क्षेत्र को हम लोग भाबर या तराई के नाम से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थारू थारू का निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं। ठीक, निवास क्षेत्र थारू, जैसा कि मैंने पहले बताया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के तराई एवं भाबर क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। थारू शब्द की उत्पत्ति के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें विद्वानों में काफ़ी मतभेद पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो अथर्ववेद आपका है, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, उसी में से जो अथर्ववेद है, तो इसी नाम से अथर्ववेद से इनका नाम थारू पड़ा है। पहले इसको अथरू नाम से बुलाया जाता था, यानी कि पहले थारू का नाम अथरू था और वही अथरू बाद में परिवर्तित होके थारू हो गया और वर्तमान समय में थारू जनजाति के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान थारू शब्द का अर्थ ठहरे हुए बताते हैं, अर्थात थारू शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ठहरे हुए, और इसी अर्थ के कारण इन लोगों का नाम थारू पड़ा है, क्योंकि ये लोग विभिन्न विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में तराई एवं भाबर क्षेत्र में, जहाँ पर उबड़ खाबड़ जमीन है, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से ठहरे हुए हैं, इसीलिए इनको थारू नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कुछ विद्वानों का मानना है। यही से चीज़ आगे लिखी है। जबकि आगे देखें तो कुछ लोगों का विचार है कि यह लोग थार नामक मदिरा का सेवन करते हैं, यानी शराब, यानी कि मदिरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं अलग अलग प्रकार के शराब आपके यहाँ भी उपलब्ध है। आप लोग अलग अलग शराबियों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं ना। तो उसी तरीके से ये लोग थार नामक मदिरा या थार नामक शराब का सेवन करते हैं, इसीलिए उसी नाम से इनका नाम थारू पड़ा है, इसीलिए इनको थारू कहा जाता है। एक अन्य जो मत प्रचलित है या एक अन्य जो विचार है, उसमें यह बताया जाता है कि इनके विवाह की अपहरण प्रथा को थारू कहते हैं, यानी इनके यहाँ जो विवाह की प्रथा प्रचलित है उस प्रथा को थारू कहा जाता है, इसीलिए इनका नाम थारू जनजाति या थारू नाम रखा गया है। संभवतः इसीलिए इन्हें थारू के नाम से संबोधित किया जाता है, ऐसा एक अन्य विद्वान बोलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें इसमें फिक्स नहीं है, ये सब पर्टिकुलर अलग अलग विद्वानों का अपना अपना मत है, लेकिन आपको बस इस मतों का चर्चा करना है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि उनकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे इन मतों से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जैसे इनका निवास स्थान का भौगोलिक जो स्थितियाँ होती है वो काफ़ी विपरीत होती हैं। ये ऊबड़ खाबड़ वाले स्थान पर निवास करते हैं। ये लोग एक शराब का सेवन करते हैं जिसको थारू कहते हैं। उसके बाद इनके यहाँ जो विवाह प्रचलित है, विवाह कह सकते हैं प्रथा प्रचलित है, वो भी थारू नाम से है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से पता चलता है। तो अगर उसी के अनुसार एक और मत देखें तो नोल्स, ये कि एक विद्वान है, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि थारू शब्द की उत्पत्ति पहाड़ी शब्द धरना से हुई है। किससे हुई है? थरना से।
जिसका अर्थ विचरण करना होता है, लेकिन थारू अब घुमक्कड़ अवस्था में नहीं मिलते हैं। तो नोल्स ने बताया कि पहले प्राचीन समय में संभवतः थारू लोग विचरण करते थे और अपने लिए एक उचित स्थान का खोज करने के लिए वो अलग जगह-जगह पर विचरण करते थे। इसीलिए उनको थरना नाम से उनका नाम थारू पड़ गया, ऐसा उनका विचार था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें, प्रेज़ेंट टाइम में जो थारू जनजाति है वो घुमक्कड़ प्रजाति की नहीं है। वो एक ही स्थान पर स्थित है, जो उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या बिहार का जो खादर, बांगड़ या तराई क्षेत्र पड़ता है, वहीं पर ही ये लोग निश्चित रूप से रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि पिछले समय में संभवतः ये लोग घुमक्कड़ अवस्था में रहे होंगे, इसीलिए इनका नाम धरना शब्द से थारू शब्द रखा है ना। संभव है कि ये पहले ही लोग उचित वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे हों। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि थारुओं की आदि भूमि थार यानी कि राजस्थान है। थारू राजस्थान के राजपूतों के संतान है। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि जो थारू है यह मूलतः कहाँ के निवासी हैं? राजस्थान के निवासी हैं। और राजस्थान के थार के निवासी जानते हैं आप, थार मरुस्थल जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल में इनका निवास क्षेत्र होने के कारण इनको थारू नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मत सामने आया है। ठीक, और आगे बढ़े अगर हम इसी को देखते हुए, तो कहाँ-कहाँ पर ये मुख्य रूप से विराजमान है या निवास करते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो जो थारू जनजाति है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की तराई एवं भाबर क्षेत्र में बसे हैं। यह क्षेत्र एक सकरी पट्टी में उत्तराखंड के नैनीताल जनपद से बिहार के मोतिहारी जनपद तक लगभग 25 किलोमीटर की चौड़ाई एवं 600 किलोमीटर की लंबाई में प्रसारित। तो जो ये तराई क्षेत्र है, यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर काफ़ी लंबे पैमाने पर फैला हुआ है, जहाँ पर हिमालय की सारी नदियाँ आप कह सकते हैं कि प्रवेश करती हैं मैदानों से। तो वहाँ पर उस तरीके का भाबर और तराई क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसकी चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर है और लंबाई लगभग 600 किलोमीटर है। उसी स्थान पर मुख्य रूप से थारू निवास करते हैं। ऐसा नहीं है केवल वही निवास करते हैं, लेकिन मुख्यतः जो थारुओं की जनसंख्या है वो उसी स्थान पर पाई जाती है। इस प्रदेश की उत्तरी सीमा काली रामगंगा, कीछा, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक तथा कोसी नदियों का प्रवाह मंद पड़ जाता है। ये कुछ नदियों का नाम है जो नदियां पर्वत से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो जब वो मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो उनका जो प्रवाह है, जो उनकी बहने की गति है, वो धीमी हो जाती है, वो मंद हो जाती है। और मंद होने के कारण क्या आता है, ये बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा कर देते हैं। जो ऊपर से बहा के कंकड़ पत्थर गतिशील अवस्था में लेकर आ रहे हैं, जब उनकी गति मैदान में प्रवेश करते हैं तो कम होते हैं, तो वो कंकड़ पत्थर अब बह नहीं पाते, तो वहीं पर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे इस भावर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, जिसमें जहाँ तहाँ जलोढ़ शंकु भी पाए जाते हैं। हम जलोढ़ शंख, जलोढ़ पंख, इन सब के बारे में यहाँ पर तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था, या अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे। ठीक, तो मुख्यतः कह सकते हैं कि तराई क्षेत्र क्या होता है या भावर क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में आप लोग समझ गए होंगे ना। जहाँ से पर्वतों के ढाल से नदियाँ जहाँ पर मैदानों में प्रवेश करती है, वहाँ पर अपने साथ लाए हुए विभिन्न प्रकार के कंकड़ पत्थर जमा कर देती है, जिसके कारण से वहाँ पर काफ़ी ऊबड़-खाबड़ ज़मीन कह सकते हैं स्थल का निर्माण होता है। उसी को हम लोग तराई एवं भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे अगर बढ़े, इस क्षेत्र की कुछ और विशेषताओं के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साखू, साल, सागवान, शीशम, सेमल, हल्दू, खैर तथा तुन आदि रूप में आदि वृक्ष तथा काश व मूज जैसी लंबी घासें मिलती है। इन जंगलों में चीता, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, सूअर तथा हिरन आदि जंतु भी रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया उनका निवास स्थान, जहाँ पर वो लोग रहते हैं, वो किस प्रकार की परिस्थिति में रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ये लोग दिखते कैसे हैं, इनकी प्रजाति विशेषताएं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी, प्रजाति विशेषताएं, कि आखिर इन थारू लोगों की प्रजाति विशेषताएं क्या है। हम कैसे किसी इंसान को देखकर ये पहचान पाएंगे कि वो थारू है या कुछ और है। ऐसे ही अलग अलग जनजातियों के बारे में प्रजाति विशेषताएं या शारीरिक बनावट हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अब लोग इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगर हम लोग देखें
प्रजाति विशेषता के बारे में चर्चा करें तो थारू लोगों का कद कैसा होता है? छोटा होता है, मतलब ये बहुत लंबे नहीं होते हैं। त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए गेहुए रंग का होता है। मुखाकृति चौड़ी होती है। ललाट चौड़ा होता है, ललाट यानी कि माथा। आंखें काली होती हैं। नाक समतल होता है। होंठ पतले होते हैं तथा बाल काले एवं लहरदार होते हैं। नोल्स महोदय ने भी, जो सके नोल्स ने के बारे में आप लोग पहले पढ़े, उन्होंने उसके निवास क्षेत्र के बारे में, उनके नामकरण के बारे में भी बताया। तो उन्होंने थारू जनजाति के बारे में रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि थारू इनको द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत माना जाता है। जबकि मजूमदार का मत है, ये भी एक कह सकते हैं कि विद्वान है, इन्होंने बताया कि इनकी शारीरिक रचना मंगोलायड प्रजाति से मिलती जुलती है। नोल्स जी ने बताया कि ये द्रविड़ प्रजाति के हैं, जबकि मजूमदार जी ने बताया ये किस प्रजाति के हैं? मंगोलायड प्रजाति के हैं। आप लोग मानव की प्रजातियों के बारे में आगे पढ़ेंगे, कौन कौन सी मानव की प्रजातियां आपके यहाँ वर्तमान समय में उपलब्ध है। जबकि ओल्डहम की मान्यता है कि ये भारतीय जाति से ही संबंधित रहे हैं, अर्थात इनका जो उत्पत्ति स्थान है वो भारत ही है और भारत की ही जो मानव प्रजाति है उसी से इनका भी उद्भव हुआ है। ठीक, ये हो गया उनकी प्रजाति विशेषताएं कि आखिर वो किस तरीके के मानव हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा आगे करते हैं और ये देखते हैं कि इनके जीवन यापन। अब हम लोग बात करेंगे थारू के जीवन यापन के ढंग की, आखिर ये लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं या इनके जीवन यापन करने के मुख्य आधार क्या है, जीवन निर्वाह करने के लिए इन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, अर्थात भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो हम लोग देखेंगे कि जो थारू जनजाति है ये मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं या खेती पर निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं? कृषि पर या फिर खेती पर निर्भर होते हैं। और ये खेती उसी ऊबड़ खाड़े वाले स्थान पर करते हैं, तो काफ़ी विपरीत परिस्थितियां हैं, लेकिन तब भी वो लोग उसको साफ सुथरा करके वहाँ पर खेती करना प्रारंभ करते हैं। और खेती के रूप में या कृषि के रूप में ये मुख्य रूप से किसकी खेती करते हैं? चावल की खेती करते हैं। मुख्य रूप से किसकी खेती करते हैं? चावल की। तो अगर हम जीवन यापन के ढंग के बारे में बात करें तो इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और उसके बाद मुख्य जो फसल है वो क्या है? चावल है। ठीक, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। हल चलाने के लिए कार्य पुरुष तथा रोपाई, निकाई, कटाई आदि कार्य स्त्रियां करती हैं, अर्थात खेत को जोतने के लिए उसमें जब हल चलाया जाता है तो ये पुरुष करते हैं। जबकि उसमें कुछ चीज़ अगर आपको बोना है, कुछ उगाना है तो उसकी रोपाई यानी चावल धान की रोपाई आप लोग जानते हैं। इस समय बरसात का मौसम है तो देख रहे होंगे आप लोग, आपके अगल बगल धान की रोपाई होती है, धान का बीज जा जाता है, उसके बाद उसको रोपा जाता है। तो रोपाई हो, चाहे निकाई हो, कटाई हो आदि कार्य स्त्रियाँ करती हैं। चावल के अतिरिक्त ये लोग मक्का, अरहर, गन्ना, सरसों, आलू, गाजर, मूली, सब्जियों की खेती भी करते हैं। तो जो इनका मुख्य खेती है या मुख्य कृषि है वो चावल का है, लेकिन चावल के अतिरिक्त भी थोड़ी बहुत अन्य चीज़ें भी उगाते हैं जिनका उपयोग ये अपने जीवन निर्वाह में करते हैं। ठीक, अब केवल खेती से इनका भरण पोषण हो नहीं पाता है, जैसा कि आप लोग पिछली जनजातियों के बारे में भी पढ़े हैं। तो कृषि के अतिरिक्त ये लोग जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं, यानी कि हंटिंग भी करते हैं। जबकि पशुपालन भी इनमें प्रचलित है, कुछ लोग पशुपालन भी करते हैं। ये लोग कृषि कार्य हेतु बैल, दूध के लिए गाय एवं भैंस तथा मांस के लिए सूअर पालते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग जानवरों को ये लोग पालते हैं। खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैल, दूध के लिए गाय एवं भैंस, जबकि मांस ये लोग मुख्य रूप से किसका खाते हैं? सूअर का खाते हैं। नदियों व तालाबों से मछलियाँ भी पकड़ते हैं ना, जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में अलग अलग, आप लोग को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि देखेंगे तो बहुत सारी सेम चीज़ें, सेम विशेषताएं सारी जनजातियों में आपको मिलेंगी। तो वो जो सेम चीज़ें हैं उनको आप कैटेगराइज कर लीजिए, छाट लीजिए, वो आपको सब में लिखना है। बाकी जो स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, उन्हीं को आपको अलग अलग जनजातियों का याद करके रखना है। तो अलग अलग जनजातियों के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो उसकी विशेषताओं के बारे में आप लोग चर्चा कर देंगे। और कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर जनजाति में आपको लिखना ही लिखना है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं खेती, तो अभी आप लोगों ने 3-4 पढ़ चुका, सब में 3 का तो खेती है, केवल 1 का अलग है। और जो लोग खेती करते हैं उनका मुख्य खेती भी किसकी है? चावल की, यानी मुख्य रूप से वो चावल ही उगाते हैं। और ऐसा नहीं केवल चावल ही उगाते हैं, वो लोग पशुपालन भी कर रहे हैं, हंटिंग भी कर रहे हैं,
उसके बाद आखेट भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मिली-जुली रूप में पड़ी हुई हैं और रहती है, इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखते हैं, तो फिर इनके भोजन के बारे में मुख्य रूप से बात करते हैं, भोजन के रूप में क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप जीवन यापन के ढंग को देखें, तो उसमें आपको पता चला होगा कि भोजन के रूप में ये मुख्य रूप से चावल क्या इस्तेमाल करते हैं? भोजन के रूप में मुख्य रूप से चावल, दाल, दूध, दही तथा जंगली जानवरों एवं छोटे जंतुओं का मांस, आलू, गाजर, मूली आदि सब्जियों का स्थान भी इनके भोजन में महत्वपूर्ण है। मक्का की रोटी भी खाते हैं। नदियों एवं तालाबों से पकड़ी गई मछलियां भी भोजन का मुख्य अंग होती हैं। तंबाकू का सेवन भी ये लोग करते हैं। ठीक, तंबाकू का सेवन भी ये लोग करते हैं। बाकी जो चीज़ ये लोग उगाते हैं, जो जीवन यापन करने का ढंग आप लोगों ने पढ़ा, चावल उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियों का भी ये लोग कुछ कृषि खेती करते हैं तो वो खाएंगे। हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं तो मांस खाएंगे ही खाएंगे ना। मछली पकड़ रहे हैं तो मछली खाएंगे। इस तरीके से ये इनका भोजन हो गया। अब भोजन के अलावा अगर हम इनके वस्त्र की बात करें कि भाई ये कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं और इनके वस्त्र के साथ साथ कौन कौन से आभूषण धारण करती हैं वहाँ की महिलाएं, तो अगर वस्त्र और आभूषण की बात करें, हम चर्चा करें, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो पुरुष जनजाति होती है वो लोग धोती कुर्ता तथा टोपी पहनते हैं। ठीक है, जबकि जो स्त्रियां होती हैं, ये स्त्रियां लिखा है, स्त्रियां यानी कि महिलाएं, जो महिलाएं होती हैं वो धोती एवं चोली पहनती हैं। स्त्रियां चांदी के बने विविध आभूषण गले, हाथों व पैरों में पहनती हैं। यानी किसकी बनी हुई? चांदी की। तो चांदी के आभूषण भी थारू जनजाति की महिलाएं पहनती हैं, गले में, हाथ में और पैर में, जो अभी भी पहना जा रहा है। आपके संग यहाँ भी सब लोग पहनते हैं, तो वो लोग भी पहनते हैं। और अगर पहनावे की बात करें, वस्त्र की बात करें, तो पुरुष मुख्य रूप से धोती कुर्ता, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से धोती और चोली। चोली दामन तो सुने होंगे ना, चोली दामन का साथ वही चोली, तो चोली और धोती पहनती है। हाथों एवं पैरों में चांदी के कड़े प्रमुख आभूषण है। इसके अतिरिक्त नाक में नथ, बाहों में बाजूबंद तथा गले में रंग बिरंगी मोतियां और मुंगों की मालाएं भी पहनी जाती है। तो ये कुछ प्रमुख आभूषण है जो थारू जनजाति की महिलाएं उपयोग में लाती हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हेडिंग के रूप में आप लोग क्या डाल सकते हैं? आवास। कि थारू जनजाति की आवास या उनका घर कैसा होता है या वो किस तरीके के मकान में रहते हैं। तो अगर हम आवास की बात करें तो थारू लोगों की बस्तियां अधिकतर प्रकीर्ण पाई जाती हैं, जो संभवतः दलदली भूमि की अधिकता तथा बाढ़ के कारण होती है। किसके कारण होती है? बाढ़ की। प्रकीर्ण मतलब बिखरी हुई, एक स्थान पर इनकी बस्तियां नहीं होती है, एक गुफा, एक बस्ती के रूप में कह सकते हैं कि इनके घर नहीं बने होते, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि ये लोग दलदली स्थान पर रहते हैं, तराई क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर सुटेबल स्थान नहीं मिलता कि सब लोग एक साथ घर बना सके, इसलिए बिखरी हुई अवस्था में इनका घर मिलता है। इन लोगों के मकानों की दीवारें मिट्टी या कच्ची ईंटों से बनी होती है तथा छत का जो निर्माण होता है बांस एवं घास फूस द्वारा किया जाता है। मकानों की दीवारों को प्रायः लोग गोबर से लीपते हैं। धनी लोग लकड़ी व घास फूस जलाकर पकाई गई ईंटों की दीवार से भी अपना घर बनवाते हैं, जबकि ईंटों के अलावा ये लोग छत के लिए खपरैल का भी प्रयोग करते हैं। खपरैल आप लोगों ने अपने गांव में आज से 7-8 साल पहले देखा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आवास की बात। तो आवास के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं कि ये लोग उपकरण कौन कौन सा प्रयोग करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो उपकरण की अगर हम बात करते हैं तो थारू लोग मुख्य रूप से कैसे हैं? कृषक हैं, यानी कि क्या है, वो खेती करते हैं। तो अतः इनके पास कृषि करने के लिए अलग अलग सामान उपलब्ध होते हैं। तो इनके पास कृषि के लगभग सभी उपकरण जैसे हल हो गया, कुदाल हो गया, फावड़ा हो गया, हसिया हो गया, खुरपी हो गया आदि होते हैं। आप लोगों ने भी इन सारे हथियारों का नाम या उपकरणों का नाम सुना होगा। पकाने खाने के लिए मिट्टी एवं धातु के बर्तन, आटा पीसने के लिए चक्की, धान कूटने के लिए ढेकी, ओखली, चटाइयाँ, पंखे, टोकरियाँ, बंदूक तथा मछली पकड़ने के लिए जाल व बंसी आदि उपकरण भी होते हैं। जो प्रमुख चीज़ है वो क्या है? बंदूक।
ना। तो थारू जनजाति के जो लोग होते हैं वो बंदूक भी अपने पास रखते हैं, जबकि और सामान्य जीवन निर्वाह करने के लिए जो भी उपयोगी चीज़ें होती हैं, खाना बनाने के लिए, खेती करने के लिए, वो सभी उपकरण थारू जनजाति अपने पास रखती है, क्योंकि ये लोग घुमक्कड़ी प्रकृति के होते नहीं हैं, तो ज़्यादा सामान अपने पास रख सकते हैं। ठीक। चूँकि थारू नाच गाने के बड़े शौकीन होते हैं, अतः इनके पास विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र भी होते हैं। वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले यंत्र, गिटार, ढोलक, तबला ना। तो इस तरीके से इनके पास विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, क्योंकि ये नाचने गाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। अलग-अलग पर्व पर, अलग-अलग समय पर, अलग-अलग उत्सवों में ये नाच गाना करते रहते हैं। ठीक। ये हो गया इनके प्रमुख उपकरण। अब उपकरणों को छोड़ के आगे बढ़े हम, तो हम लोग देखेंगे इनका सामाजिक संगठन, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लोग किस तरीके से अपने आप को ढाल के रखते हैं, या इनका सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। ठीक। तो अगर हम सामाजिक संगठन के बारे में बात करें या चर्चा करें, तो सबसे पहले तो बात यही है कि अभी तक आप लोगों ने जो और प्रजातियां पढ़ी हैं या जनजातियां पढ़ी हैं, वहाँ पुरुष प्रधान कह सकते हैं कि जनजाति होती है। लेकिन ये जो होते हैं थारू लोग, ये इनका जो समाज होता है स्त्री प्रधान होता है। कैसा होता है? स्त्री प्रधान। इन लोगों का स्त्री प्रधान समाज है। समस्त विवाहित थारुओं को अपनी स्त्रियों के अधीन रहना पड़ता है, अर्थात जोरू का गुलाम। जितने भी विवाहित प्राणी हैं वो सब अपने स्त्रियों के अधीन रहेंगे। जो भी फैसला होगा वो कौन लेंगी? स्त्रियां लेंगी। पत्नी की आज्ञा का पालन करना पुरुष का कर्तव्य समझा जाता है। स्त्रियां आज भी अपने को राजकन्याएं समझती हैं और पुरुष अपने को वही दास, राजपूत, सिपाही समझते हैं। ठीक है। सब मिला जुला के आज के समय में जो कहा गया, जो आज के समय में हो रहा है, जोरू का गुलाम, जो पत्नी कहेगी वही होगा ना। रील्स वगैरह तो आप लोग देखते होते हैं, देखते होंगे, सब में यही दिखाया जा रहा है ना, कि कैसे पत्नियां बेचारे पति पर अत्याचार कर रही है। तो यहाँ पर अत्याचार नहीं होता, यहाँ पर उन लोगों का ये प्रथा है, या फिर ये लोग अपनी इच्छा से पत्नियों की हर बात मानते हैं, और स्त्री प्रधान समाज थारुओं की मानी जाती है। ठीक। इस संबंध में जरा भी अंतर नहीं आ पाया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्त्रियां अपने पतियों का आदर नहीं करती हैं, जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखा हुआ, बल्कि जहाँ तक हो सकता है ये उनकी सेवा करती हैं और पति को ही सर्वस्व समझती हैं, आज्ञा देती हैं। पति पत्नी की कोई बात नहीं टालता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी जबरदस्ती उन पे कह सकते हैं कि उनके ऊपर शासन कर रही है वो, बल्कि पति का भी ख्याल रखती है और उनकी सेवा करती हैं। बस मिला जुला के ये वहाँ की प्रथा है, जहाँ पर स्त्रियों को ही सर्वोपरि माना जाता है थारू जनजातियों में, और स्त्रियों की हर बात का आदर किया जाता है और उसको माना जाता है। अब हम लोग और कुछ प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, जिसमें थारुओं में विवाह युवा अवस्था में किया जाता है, लेकिन इनकी विवाह प्रथा बड़ी विचित्र होती है। पहले तो इनमें बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब तीसरे की लड़की लेने व देने लगे हैं, इसलिए इस प्रथा को तीन तिकड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन तिकड़ी। तो अगर थारुओं में विवाह की हम बात करें, तो सबसे तो सिंपल सा था कि जिसके पास कह सकते हैं कि किसी परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है, दूसरे परिवार में एक लड़की है, एक लड़का है, तो वो अपनी बहन की शादी उससे, वो अपनी बहन की शादी उससे, यानी बहन का लेन देन हो जाता था, शादी हो जाती थी। लेकिन अब ये लोग कह सकते हैं कि किसी तीसरे को भी शामिल करने लगे, मतलब तीन लोगों का ग्रुप बना ली, उसकी बहन उनसे शादी होगी, उनकी बहन का उनसे शादी हो गया, उनकी बहन से उनसे शादी हो गया, या फिर बहन का नाम लेके आप लड़की के भी नाम ले सकते हो, उनके भाई का उनसे, उनके भाई का उनसे, उनके भाई का उनसे। अर्थात ये लोग आपस में ही मिलजुल के अपनी शादी विवाह निपटा लेते हैं, और इस प्रथा को ये लोग तीन तकड़ी प्रथा के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक। तो थारुओं में विवाह का एक सिंपल प्रचलन है। विवाह पद्धति के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और धार्मिक मान्यताएं थारू जनजाति में देखने को मिलती है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये किस धर्म को मानते हैं, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो थारू जनजाति है वो हिंदू धर्म के अनुयायी होते हैं, अर्थात हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानते हैं, और हिंदू धर्म में उपलब्ध जो देवी देवता है उनका अनुसरण करते हैं और उनकी पूजा पाठ करते हैं। देवी देवताओं के साथ साथ ये भूत प्रेत या जादू टोने पर भी विश्वास करते हैं, अर्थात इनके यहाँ भी अंधविश्वास
पूर्ण रूप से फैला हुआ है। और इन सब चीज़ों के बाद ये अलग-अलग प्रकार के कह सकते हैं इनके समाज में त्योहार भी मनाया जाता है, जैसा कि हिंदू धर्म में होली, दशहरा, मकर संक्रांति ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें तो थारू जनजाति भी होली, दशहरा, मकर संक्रांति और इसके साथ-साथ एक स्पेशल त्योहार बजहर इनके मुख्य त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने मुर्दों यानी कि देहांत होने के बाद ये लोग क्या करते हैं, मुर्दों को ज़मीन में गाड़ देते हैं या दफना देते हैं और उसके बाद 10वीं और 13वीं के रूप में मनाते हैं। अर्थात उनका कह सकते हैं कि उनको शांति पाठ के लिए, आत्मा की शांति के लिए वो 10वीं और 13वीं का कह सकते हैं आयोजन भी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कह सकते हैं 10 गात्र या फिर उसके बाद 13वीं होता है, यानी कि शुद्धक और 13वीं होता है। उसी तरीके से हिंदू धर्म को ही अनुसरण करते हुए ये लोग भी यही काम करते हैं। बस ये लोग क्या करते हैं कि शव को दफनाने का काम करते हैं, यानी गाड़ने का काम करते हैं। जबकि हिंदू धर्म में जो सभ्य समाज है हमारे यहाँ है, यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग शव को जलाते हैं, लेकिन वहाँ पर थारू जनजाति शव को गाड़ते हैं। लेकिन जो धर्म है यानी धर्म का जो अनुपालन करते हैं वो हिंदू धर्म का ही करते हैं। तो आगे बढ़ें तो इनकी कुछ और मान्यताएं हैं, जैसे ये लोग ब्राह्मण को थोड़ा सा नीचे जाति का मानते हैं, या फिर कह सकते हैं ब्राह्मण लोग से इनको घृणा होती है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि अगर इनके यहाँ मान्यता है कि अगर सुबह सुबह ब्राह्मण का मुख देख लेने पर बहुत ही अपशगुन होता है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं कि कोई सामने आ गया है तो उसका मुंह देखने के बाद अब दिन खराब हो जाएगा। उसी तरीके से ये लोग भी समझते हैं कि अगर हम उनका मुंह देख लेते हैं तो वो हमारा दिन खराब हो जाएगा, और ये लोग सबसे मतलब ब्राह्मणों को सबसे नीची जाति का मानते हैं। तो ये थारू जनजाति की मान्यता है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, हमारे यहाँ तो ब्राह्मण पूजनीय है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं कि हम लोग और भी कुछ समस्याएं इनकी जनजाति में या इनके समाज में देखने को मिलती हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अशिक्षा, अकाल और मलेरिया इनकी मुख्य समस्याएं हैं। क्या है? मुख्य समस्याएं हैं। इनके निवास क्षेत्रों में मलेरिया का भयंकर प्रकोप रहता है, जिसकी वजह से हजारों व्यक्ति असमय ही काल कवलित हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार इस प्रदेश के विकास के लिए, किस प्रदेश के जहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, भाबर और तराई वाला क्षेत्र, तराई विकास निगम की स्थापना करके सक्रिय प्रयास कर रही है, जिससे थारू जनजाति को मानव समाज से, सभ्य मानव समाज से जोड़ा जा सके और उनका आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से विकास हो सके। इसलिए गवर्नमेंट यानी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार या फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार तराई विकास निगम की स्थापना किया है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर लगातार मलेरिया का प्रकोप बना रहता है, जैसा कि ऊपर आप लोगों ने देखा कि, और उसकी वजह से असमय कई लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए वहाँ पर मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। फलतः मलेरिया पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। मूंज और कांस जैसी लंबी घासों को काटकर, मूंज जैसे कि आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ भी पाया जाता है, कांस भी हमारे पाया जाता है, जो सरपत जैसे लंबे लंबे होते हैं। तो उन जैसी घासों को काटकर तथा दलदलों के जल को छोटी नहरों द्वारा निकालकर कृषि फार्म बनाए गए हैं। यहाँ की घासों एवं वनस्पतियों पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जा रही है। शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। ये सब किसका काम है? थारुओं के लिए काम हो रहा है। और कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि हमारी प्रदेश सरकार कर रही है। जिस प्रदेश में वो लोग रहते हैं, मुख्य रूप से उत्तराखंड की सरकार, इस तरीके से थारुओं को सभ्य समाज से जोड़ने का या उसको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, और या फिर इन चीज़ों का प्रसार कर रही है। उसके साथ साथ शिक्षा का भी प्रसार कर रही है। शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा, जन सुरक्षा, परिवहन सुविधा, संचार व्यवस्था आदि सार्वजनिक सेवाओं को विस्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे थारू जनजाति को हमारे समाज से जोड़ा जा सके और वो लोग भी हमारे समाज में एक कह सकते हैं कि अपना स्थान ग्रहण कर सके। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि थारू जनजाति की अलग अलग विशेषताएं, ये सामाजिक विशेषताएं हो गई। इसके पहले आप लोगों ने आवास, उसके बाद उनका भोजन, उनका निवास क्षेत्र, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चाएं हुई। तो ये आपकी हो गई थारू जनजाति, या भारत की एक और प्रमुख जनजाति थारू, जिसके बारे में आप लोग जान चुके हैं।
और इसके बारे में 1-2 बार आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए। कहानी जैसा है, जैसा कि मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ, बस कहानी के रूप में भी आप अगर इसको याद किए रहेंगे कि एक था थारू ना, या एक था नागा, या एक हैं नागा, या एक हैं थारू, जो कहाँ रहते हैं? उत्तराखंड में। और वो किस तरीके से रहते हैं, यही कहानी आपको याद करना है। तो जिससे आप आराम से अपनी भाषा में एग्ज़ाम में इसके बारे में आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं लिख लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट जनजाति के साथ और नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।